विधानसभा चुनाव में एसआईआर का मुद्दा बिहार विधानसभा के चुनाव से शुरू हुआ था, जब राहुल गांधी ने अपने यात्रा के दौरान वोट चोर का मुद्दा उछाला था। वोट अधिकार रैली लंबे समय तक उन्होंने की थी और वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे बीजेपी के लिए लगाए गए थे, लेकिन बीजेपी अपनी बातों पर अड़ी रही और राहुल गांधी इसको लेकर अदालतों में नहीं गए। दरअसल राहुल गांधी इसके पीछे यह मानकर चल रहे थे कि वे तो संसद में नेता विपक्ष हैं, उन्हें मामले को अदालत में ले जाने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने तो बस कह दिया तो कह दिया, अब चुनाव आयोग को इसे बदलना ही पड़ेगा, इस कार्यवाही को रोकना ही पड़ेगा। लेकिन जैसा कि वही यह दावा किया करते थे कि चुनाव आयोग के ऊपर बीजेपी का बरदहस्त है, लिहाजा उन्हीं की बात को सच करते हुए चुनाव आयोग ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया और अपना एसआईआर का कार्यक्रम जारी रखा। नतीजा, चुनाव में जो एसआईआर के बाद संशोधित मतदाता सूची के आधार पर चुनाव हुए, उसमें राहुल गांधी के नेतृत्व वाले गैर बीजेपी गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को भारी शिकस्त उठानी पड़ी। कांग्रेस की तो और भी बुरी हालत हो गई थी और इसके बाद उन लोगों ने ये वोट चोर एसआईआर का मुद्दा उठाना बंद कर दिया। अब इसकी कमान संभाल ली है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, क्योंकि अब बंगाल में भी एसआईआर के आधार पर ही चुनाव होना है विधानसभा का। और यहाँ का मामला तो बिहार से भी थोड़ा टेढ़ा है, क्योंकि यहाँ बांग्लादेशी फर्जी मतदाताओं की बात पहले ही से सामने आती रही है और यह कोई आज का खेल नहीं है। लंबे समय से बांग्लादेशी, चूँकि बांग्लादेश एक गरीब देश है, लिहाजा वहाँ के लोग सीमा पार कर यहाँ आते हैं, क्योंकि सीमा पर फेंसिंग भी ज़्यादातर जगहों पर नहीं है और इसे लेकर टीएमसी की ममता दीदी की सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले बीजेपी सरकार के बीच अलग अलग दावे प्रतिदावे किए जाते रहे हैं। लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी जहां बिहार में सड़क पर ही अपना मजमा लगाते रहे, ममता बनर्जी सड़क पर, विधानसभा में और सुप्रीम कोर्ट तक में इस मुद्दे को लेकर हंगामा मचा रही हैं। आईपैक के मामले में आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से ममता दीदी एक फाइल को ईडी के जांच के दौरान लेकर वहां से भाग रही हैं और एसआईआर के मुद्दे पर तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने खुद ही गाउन पहनकर अपनी वकालत शुरू कर दी, जबकि सरकार के पास इसलिए पदाधिकारी दिए जाते हैं जिनका काम ही होता है कि सरकार के कानूनी मुद्दे को न्यायालय में प्रस्तुत करना। लेकिन ममता देवी को उन पर भी भरोसा नहीं था, लिहाजा खुद ही आ गई, वकील बन गई, अच्छा खासा हंगामा करने का प्रयास भी किया और वहाँ के फोटो को जगह जगह पश्चिम बंगाल में लगवाकर अपने वोट के जुगाड़ में भी जुटी हुई हैं, क्योंकि उनको मुख्य रूप से ये तय करना है कि किसी हालत में चुनाव आयोग को बदनाम कर दिया जाए, जिससे यह एसआईआर की कार्रवाई रुक जाए और जो लोग अवैध रूप से यहाँ अपना मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाकर उनके वोटर बने हुए हैं वे बने रहें। बड़ी संख्या में चुनाव आयोग ने वहाँ, हम अगर फर्जी मतदाता नहीं भी कहें तो ऐसे मतदाता तो कह ही सकते हैं जिनका गलत तरीके से नाम उसमें दर्ज हुआ था या जो कई कई जगहों के मतदाता रहे हैं।
अब इनका अगर औसत देखा जाए तो वह 17,000 के आसपास आता है। 50 लाख मतदाताओं के नाम तो बिल्कुल निकालने की बात चुनाव आयोग कह रहा है। वैसे अभी जो दावे प्रतिदावे होने हैं वो लगभग 1,70,000 से भी कुछ 1 करोड़ के आसपास के लोगों की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन 50 लाख का बिल्कुल तय हो गया है। और इसमें से ज़्यादातर वे मतदाता हैं जो अवैध रूप से यहाँ भारत में रह रहे हैं और उनके नाम गलत तरीके से इसमें दर्ज कराए गए थे और इन्हें ममता बनर्जी की टीएमसी का वोटर माना जाता है। एक बात और, हालांकि चुनाव आयोग जब इस तरह किसी का नाम हटाता है या जोड़ता है तो इस तरह का कोई आंकड़ा नहीं देता है कि यह किसका वोटर है। ये नेता लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो नाम हटने की बात आ रही है, वहाँ यह कहा जा रहा है कि पीडीए के लोगों को चुन चुन कर हटाई जा रही है। ये वहाँ पर अखिलेश यादव इस तरह की बातें कई बार कह चुके हैं। योगी आदित्यनाथ भी इस प्रकार की बातें कही हैं कि हमारे वोटर भी हटे हैं, जबकि चुनाव आयोग कहता है कभी तो एसआईआर का फैसला ही नहीं आया है, फिर कैसे अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें हो रही है क्योंकि इससे अपने पक्ष में वोट के जुगाड़ करने में इन नेताओं को बड़ी मदद मिलती है। ममता बनर्जी भी यही खेल खेल रही हैं वहाँ। और जस्टिस सूर्यकांत ने इस मुद्दे में उन्हें बड़ा अच्छी तरह से लपेट लिया है। इसकी चर्चा मैं थोड़ी बाद में करूँगा, क्योंकि ये जस्टिस सूर्यकांत का अपना एक अनोखा तरीका है जिसमें वे इस प्रकार से नेताओं को लपेटते हैं। उन्होंने यूजीसी के मामले में भी केंद्र की सरकार को इसी प्रकार से लपेटे में लिया है, कुछ नहीं किया, यथावत रहने दिया। लेकिन जो जवाब केंद्र सरकार को देना है कि ये पिछले 70-75 साल में यह जो पीछे की तरफ ले जाने वाला कदम है, समतामूलक समाज बनाने के मार्ग में रोड़ा है, वह क्यों नहीं हटाया जा सका। अब ये जवाब देना है। मार्च में इसे इस पर कार्रवाई होनी है, इस पर सुनवाई होनी है। खैर, उसे छोड़कर ममता दीदी पश्चिम बंगाल एसआईआर पर लौटते हैं। ममता बनर्जी इसलिए सुप्रीम कोर्ट में गाउन पहनकर वकील बनकर के उतरी ताकि इसका फायदा उठाया जा सके, किसी प्रकार से इसमें रोक लगाई जा सके और चुनाव आयोग को बदनाम किया जा सके कि यह केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। और अगर इसमें वो सफल हो जाती है तो फिर उनकी जीत पक्की, यह बात मानकर वे चल रही थी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। अब आंकड़ों पर अगर गौर फरमाएं तो ये जो लोगों के निकाले जाने की संभावना है, ये 50 लाख के ही आधार पर, या प्रत्येक सीट पर औसतन 17,000 लोग निकलने वाले हैं और इनमें से ज़्यादा ममता बनर्जी के समर्थक होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और अगर इस अनुमान को खारिज भी कर दें तो भी पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल में आधे से ज़्यादा सीटों पर किसी भी उम्मीदवार के जीतने का औसत वह 17,000 से कम ही था। तो ऐसे में वहाँ ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका इस एसआईआर के मुद्दे पर लग सकता है। लिहाजा वे उसमें हर एक तरह का रोड़ा हटकाने का प्रयास करेंगी और कर भी रही है। वहाँ तक कि उन्होंने चुनाव आयोग को पर्याप्त
अधिकारी नहीं दिए, क्योंकि ये उसके नियंत्रण में रहते हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार। ब्यूरोक्रेसी की तो ये लोग पूरी रीढ़ ही तोड़ देते हैं और उसे एक तरह से अपना गुलाम बना लेते हैं, पुलिस को अपना गुलाम बना लेते हैं, और फिर इन नेताओं के इशारे पर पपेट की तरह ये ब्यूरोक्रेट्स और ये पुलिस काम करने लगते हैं। तभी तो पश्चिम बंगाल में, हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग की मदद करने के लिए ममता बनर्जी से कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। तो जस्टिस सूर्यकांत ने अब क्या किया, इसे देखिए। इन्होंने ममता बनर्जी पर कोई बड़ा प्रहार नहीं किया, न तो फिर से दोबारा अधिकारी दिलाने की बात कही, और नहीं ऐसा कुछ कहा जिससे उन्हें लगे कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग का पक्ष ले रही है। सुप्रीम कोर्ट यह भी जानती है कि ममता बनर्जी को इस प्रकार के निर्देश देने का कोई फायदा होगा भी नहीं, उल्टे सुप्रीम कोर्ट की भी कहीं तौहीनी न हो जाए और इसे भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के इशारे पर काम करने वाला संगठन बताया जाए, जिस प्रकार से चुनाव आयोग को जो एक संवैधानिक संस्था है उसे बताया जा रहा है। लिहाजा जस्टिस सूर्यकांत और बागची की पीठ ने न तो ममता बनर्जी के चीफ सेक्रेटरी को तलब किया और न ही डीजीपी को, ताकि किसी प्रकार का कोई संवैधानिक टकराव आने की स्थिति नहीं बनी। उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट को यह निर्देश दिया कि आप इसमें चाहे वो कार्यरत हों चाहे रिटायर्ड हों, जस्टिस उनके अध्यक्षता में जगह जगह एक बॉडी बनाकर यह तय करें कि 28 फरवरी तक पश्चिम बंगाल में एसआईआर के जो दावे हैं, जो हटाए जाएंगे नाम, उस पर सुनवाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो जाए। बेहतर तो ये हो कि 28 फरवरी तक चुनाव आयोग को जितने व्यक्तियों को निकालना है या जो भी कार्रवाई करनी है वे कर लें, और फिर सुनवाई के लिए पूरे जगह हर जगह जस्टिस के जो चाहे वो रिटायर्ड हों चाहे कार्यरत हों, एक एक बेंच अवेलेबल होना चाहिए और कहीं भी किसी प्रकार की भगदड़ वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, ताकि निर्धारित समय पर चुनाव हो जाए। और यह तय है कि बिना एसआईआर के पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं होना है, और इस मामले में बीजेपी भी पीठ पीछे चुनाव आयोग की तरफ से उसके कंधे पर बंदूक रखकर फायर कर सकता है। राजनीतिक दल है तो वह तो हर स्थिति का फायदा उठाना चाहेगा ही, लिहाजा वह ऐसा कर सकता है। लेकिन तब ममता बनर्जी को कुछ कहने के लिए नहीं बचेगा, क्योंकि सीजेआई सूर्यकांत ने यह व्यवस्था कर दी है कि अब जो भी मामले हों, जो भी इस पर प्रतिकार सामने आते हैं, उसकी जांच न्यायिक पदाधिकारी करेंगे, कोई अधिकारी नहीं जिससे किसी प्रकार की विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो। तो ममता बनर्जी का लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में गाउन पहनकर जो एक नया खेल खेलने की तैयारी की गई थी, शायद वो किसी भी राज्य की पहला मुख्यमंत्री थी जिन्होंने इस प्रकार से गाउन पहनकर सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले को लड़ने की पहल की। लेकिन
जस्टिस सूर्यकांत ने अब ऐसा निर्णय दिया है कि ये भी चकरघिन्नी के तरह चक्कर काट रही है, सीधे सीधे उन पर किसी भी प्रकार का प्रतिकार करने की क्षमता इनके पास नहीं बची है। अब उम्मीद की जाती है कि समय पर SIR का प्रकाशन हो जाए और पश्चिम बंगाल में चुनाव हो जाए जो शांति प्रिय हो, पारदर्शी हो और लोगों के लिए वहाँ जनहितैषी सरकार की स्थापना हो सके।